हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी ये 4th वीडियो है। आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक्स रहेगा कि आपका डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच क्या है। इससे पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा था क्या था आपका कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन। उसके पहले हमने पढ़ा था कि आपका हाई लेवल डिजाइन अप्रोच। उससे सबसे फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था क्या था हमारा अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये सभी अप्रोच यानी ये क्या है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच है कि आपने सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। ये सभी आपको पहले वाली समझ में आ गई। तीनों अप्रोच कौन कौन सी थी आपकी। पहला क्या था अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दूसरा क्या था आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग अप्रोच, थर्ड क्या था आपका डेटा फ्लो कंट्रोल फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन। आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारा टॉपिक्स क्या है कि आपका डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक्स क्या है कि डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन क्या है। ये डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन में क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का क्या है कि तरीका है। इसमें क्या रहता है, इसका मेन फोकस होता है कि जो आपका डेटा है वो एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, इसका यहाँ पर ये मेन फोकस होता है। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि जो आपका डेटा है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इसको, जैसे कि आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जब आप आइटम को सिलेक्ट कर लेते हो वो आपके ऐड टू कार्ट में चला जाता है। ठीक है, जब ऐड टू कार्ट में चला गया क्या किया आपने यहाँ पर ये इनपुट दे दिया है। अब क्या होगा, ये इनपुट क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा सर, ये प्रोसेस में क्या प्रक्रिया होगी, जो आपका प्रोसेस होगा जो आपने आइटम सेलेक्ट किया है सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या जो आपने आइटम सेलेक्ट किया है वो अवेलेबल है भी या नहीं, यानी कि वो स्टॉक के अंदर है या नहीं। अगर स्टॉक के अंदर है, यदि आपने उसके ऊपर क्या है कोई कूपन अप्लाई किया है तो कितने % क्या करेगा उसके ऊपर डिस्काउंट करेगा। ये क्या है आपका प्रोसेसिंग हो गया। लास्ट में क्या होगा, एक आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा। आउटपुट में क्या होगा कि आपको फाइनल बिल कितने रुपए क्या करना होगा, पे करना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डेटा है एक मॉड्यूल से किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर कैसे शिफ्ट हो रहा है, ना कि हम इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमने अपना डेटा जो है किस प्रकार से वहां पर ऑर्गेनाइज किया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन आपको क्यों पढ़ना है। क्या है आपका डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन, क्या है एक आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का तरीका है। ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का एक तरीका है जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि डेटा के माध्यम से कैसे होता है, जो आपका डेटा है वो सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार से क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। इसके बजाय की चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि हम इस बात पर फोकस नहीं करते कि वहां पर चीजों को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे क्या देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वहां पर उसका मेन फोकस क्या रहता है कि आप चीजों को किस प्रकार से क्या कर रहे हो, वहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जहां हमारा मुख्य फोकस क्या रहता है, यानी कि मुख्य ध्यान किस बात पर होता है। मैंने आपको बताया कि हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो किसी एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप के अंदर किस प्रकार से क्या हो रहा है, वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा सिस्टम में एंटर करेगा। डेटा सिस्टम कैसे एंटर करेगा, मैंने आपको बताया था कैसे वो फ्लो करेगा और लास्ट में कैसे बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि डेटा को इनपुट किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा आपका इनपुट किस तरीके से दिया जाएगा। अब जो इनपुट दे देंगे अब इनपुट के बेस पे क्या होगा, वो डेटा आपका प्रोसेस कैसे होगा। जब वो आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने का मतलब क्या है कि डेटा क्या आएगा, आउटपुट कैसे शो होगा। क्या होगा आपका आउटपुट कैसे शो होगा। यहाँ पर 3 मेन फोकस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सिस्टम को आमतौर पर यानी कि बेसिकली क्या है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला क्या रहता है आपका इनपुट पार्ट, और दूसरा क्या रहता है प्रोसेसिंग पार्ट, और तीसरा क्या रहता है आपका आउटपुट पार्ट। इनपुट का हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हम सिस्टम को इनपुट किस प्रकार से क्या देंगे, यानी कि हम अपने सिस्टम के अंदर इनपुट किस प्रकार से उसको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि डेटा कैसे आता है, जैसे यूजर या फिर किसी फाइल से, यानी कि जो डेटा हो सकता है वो किसी फाइल के द्वारा आ रहा हो या फिर किसी यूजर ने एंटर किया हो। अब क्या है प्रोसेस उस जो आपने इनपुट दिया है उस पर कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाएंगे, कैसे उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसका यहाँ पर फोकस किया जाता है। यानी कि डेटा पर कौन कौन से मॉडिफिकेशन या फिर कैलकुलेशन की जाएंगी, ये क्या रहता है आपका प्रोसेस पार्ट रहता है। आउटपुट कि आप फाइनल रिजल्ट क्या देंगे, ये क्या रहता है आपका आउटपुट। तो आपको याद रखना है कि जो आपका डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन है वो आपकी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आपका मेन फोकस किसके ऊपर होगा कि आपका डेटा किसी भी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर किस प्रकार से क्या है वो फ्लो हो रहा है। आपका इसमें ये मेन फोकस होता है।
तो जो भी आपका सिस्टम होगा उसको क्या है, बेसिकली आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। किसमें? इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट्स में। इनपुट जो आप सिस्टम को देंगे और प्रोसेस जो आपने इनपुट दिया उसके बेस पर उस पर क्या मॉडिफिकेशन, क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, और आउटपुट वो ऑपरेशन या फिर मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा। इस पर यहां पर 3 पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। अब जो आपका डेटा फ्लो जो आपका मैंने आपको बताया जो डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन है, यदि आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? डीएफडी का यूज करेंगे। यानी कि आप यदि इस अप्रोच को क्या है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आपको डीएफडी का यूज करना पड़ेगा। अब डीएफडी क्या है? डीएफडी क्या होता है? आपका डेटा फ्लो डायग्राम। क्या होता है? आपका डेटा फ्लो डायग्राम होता है जो क्या करता है, जितने भी आपका प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस से जो डाटा किसी दूसरे प्रोसेस में किस प्रकार से जा रहा है उसे क्या करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन समझने के लिए हम क्या करते हैं? डीएफडी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यदि हमें क्या है डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन को समझना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? डीएफडी का यूज करते हैं। जो क्या करता है? वो आपकी एक मैप की तरह कार्य करता है, जो आपको मैप की तरह कार्य करता है, जो आपको बताता है कि जो आपका डेटा है वो सिस्टम में जो आपके प्रोसेस है, एक प्रोसेस है किसी दूसरे प्रोसेस के बीच में किस प्रकार से वो एंटर कर रहा है। यह दिखाता है कि डेटा एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप तक कैसे फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद हो गया? वो याद रखना है कि आपका डीएफडी क्या है, आपसे पूछ ले तो डीएफडी क्या है? आपका डेटा फ्लो डायग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका जो डेटा है वो किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर क्या है, किस प्रकार वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। अब जो इसके अंदर प्रोसेस है आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो आप डीएफडी के अंदर यदि आपको किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या है, या तो उसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर बबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? कि यदि आपको डीएफडी के अंदर किसी भी प्रोसेस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर आप 2 सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। चाहे आप बबल का यूज कीजिए, चाहे आप सर्कल का यूज कीजिए। और यहां पर क्या है, हम एक सिंबल और यूज करेंगे, एरो। क्या यूज करेंगे? एरो, जो ये बताता है कि जो हमारे प्रोसेस है, जो उसका डेटा फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन को उसकी बताता है। अब ये क्या है, आप इसे सर्कल या फिर बबल से क्या है हम इसके प्रोसेस को दर्शाते हैं। इसलिए जो आपका डीएफडी है उसका दूसरा नाम क्या है? जो आपका डीएफडी है उसको आप दूसरे किस नाम से जानते हैं? आप बबल चार्ट के नाम से इसे जानते हैं। यदि आपसे पूछा गया डीएफडी बताइए या फिर बबल चार्ट बताइए तो दोनों ही क्या है, ये सेम है। ये पॉइंट्स भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका डीएफडी है ये भी किस तरीके से प्रोसेस करता है ये आप एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप क्या है एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने कभी अमेजोन से भी शॉपिंग की होगी, कभी फ्लिपकार्ट से भी की होगी या फिर मैसो से भी की होगी। यानी कि हमारे पास क्या है डिफरेंट शॉपिंग एप्लीकेशन है, तो आप किसी भी एक एप्लीकेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें उस एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं कि एक्चुअल में कि हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में हमको चाहिए क्या। जो भी आइटम चाहिए हम क्या करते हैं उस आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम आइटम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, वो किसमें चला जाता है, हमारा एड टू कार्ट के अंदर चला जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि यूजर अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या है आइटम को डाल देता है। यानी कि जो भी आइटम आपको चाहिए आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो क्या आ जाएगा, आपका एड टू कार्ट के अंदर चला जाएगा। अब जो एड टू कार्ट आपने ऑप्शन देखा होगा, यदि आपने कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, अब जब ऐड टू कार्ट करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है इंक्रीमेंट करने का और डिक्रीमेंट करने का। मींस कि आप वहां पर जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है आप उसकी कितनी क्वांटिटी चाहते हैं, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, आप वहां से उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा, मैंने आपको बताया सेकंड क्या होता है, आपका प्रोसेस। क्या होता है आपका प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो भी आपने आइटम वहां पर सेलेक्ट किया है, जो भी आइटम आपने वहां पर सेलेक्ट किया है, क्या वो आइटम्स स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस आइटम को सेलेक्ट किया है, यानी जो आइटम आप परचेज करना चाहते हैं वो पहले से स्टॉक के अंदर नहीं है। जब पहले से आइटम आपके स्टॉक के अंदर नहीं होगा तो क्या आपको वहां पर उसकी एक्चुअल प्राइस शो होगी, नहीं होगी। तो यहां पर आपको क्या रखना है कि जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो जो भी हमने आइटम सेलेक्ट किया है सबसे पहले चेक किया जाता है क्या वो आइटम अभी स्टॉक के अंदर है या नहीं। सिस्टम स्टॉक चेक करता है कि वो सिस्टम बताएगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है क्या वो स्टॉक के अंदर है या नहीं। यदि है तो कुल कीमत की गणना करना और छूट
लागू आदि करता है। यदि वो आपका अवेलेबल है और आपने उसके ऊपर कोई भी कूपन अप्लाई किया है तो उस जो आपने कूपन अप्लाई किया उसकी प्रोसेसिंग करेगा और इसके बाद क्या करेगा, आपको एक फाइनल क्या देगा, वो आउटपुट देगा। यानी कि अब जो आपने आइटम सेलेक्ट किया वो अवेलेबल भी है, आपने उसके ऊपर कूपन भी लगा लिए हैं। अब क्या है, आपको एक फाइनल क्या होगा, अमाउंट शो होगी जो यूजर क्या करनी होगी, पे करनी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चलता है। आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका यूजर है, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, ये क्या है, शॉपिंग ऐप, ठीक है। अब जो शॉपिंग ऐप है जो भी आपका होगा, मान लीजिए ये शॉपिंग ऐप की आपकी क्या होगी, यहां पर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहां पर आपका जो शॉपिंग जो है, आपको कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, मान लीजिए अमेजोन है, सबसे पहले क्या करेगा, यूजर ने रिक्वेस्ट करेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए। यदि वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो यहां से वो चेक किया जाएगा। यदि प्रोडक्ट अवेलेबल है तो क्या होगा, वापसी प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट चेक की जाएगी और बाद में क्या होगा, यूजर क्या है, फाइनल आउटपुट उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आप इसे डायग्राम के थ्रू भी इस तरीके से वहां पर समझा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लेवल ऑफ डीएफडी, ठीक है। अब लेवल ऑफ डीएफडी देखने से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा डीएफडी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका डेटा फ्लो ग्राफ, आपको मैंने बताया था उसके अंदर किस टाइप के सिंबल्स का यूज किया जाता है। ऐसे मैंने आपको क्या बताया था, फ्लो चार्ट पढ़ाया था, फ्लो चार्ट के अंदर वहां पर भी आपको डिफरेंट सिंबल का यूज किया जाता है। इसी प्रकार आपके डीएफडी के अंदर भी क्या है, कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। वो सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं पहला, और वो किस चीज को वहां पर प्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है आपका एंटिटी, पहला क्या है आपका एंटिटी। यदि आप क्या है किसी भी इनपुट या फिर आउटपुट, क्या है आप यदि किसी भी इनपुट या फिर आउटपुट क्या है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एंटिटी का यूज करेंगे। अब एंटिटी को रिप्रेजेंट किससे करना है, तो आपकी एंटिटी रिप्रेजेंट किससे होती है, आपके एक रेक्टेंगल से। किससे, यदि आपने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, क्या है, ये बन गई आपकी एक एंटिटी बन गई। अब रियल, ये क्या है आपके रियल वर्ड कुछ भी एंटिटी हो सकती है, जैसे किसी स्टूडेंट का नेम हो गया या फिर किसी कंपनी का नेम हो गया, ये सब क्या आएंगे आपके एक एंटिटी के अंदर आएंगे। अब याद रखना है किसके लिए यूज करते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट के लिए। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है दूसरा यहाँ पर, प्रोसेस। के सर प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो एक्चुअल प्राइसिंग सबको कैलकुलेट करना ये आपके प्रोसेसिंग का काम है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मैंने किससे बताया, या तो आप इसे सर्कल से या फिर आप इसे बबल से कर सकते हैं, वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेटा फ्लो कि सर एक प्रोसेस से यदि किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो वे दोनों प्रोसेस आपस में लिंक कैसे होंगे, तो वो किससे होंगे, आपके डेटा फ्लो से होंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होगा कैसे, आप इसे एक्चुअल में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक प्रोसेस ये है और आपका एक प्रोसेस ये है, ठीक है। अब यहां से आता प्रोसेस इधर डाटा इधर आ रहा होगा या फिर इधर से इधर जा रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, जो आपका एरो है ये आपकी डायरेक्शन बताता है कि आपका किस मतलब जो प्रोसेस है, यदि आपका प्रोसेस 1 से डाटा क्या है 2 के अंदर जा रहा है, फिर 2 से आपका 1 के अंदर जा रहा है। ये आपको 3 कंपोनेंट समझ में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका डेटाबेस। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका डेटाबेस। यदि आप डीएफडी के अंदर क्या है डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। क्या करेंगे आप यहां पर 2 पैरेलल लाइन का यूज करेंगे और आप जिस डेटा को वहां पर क्या करेंगे स्टोर करना चाहेंगे वहां पर वो नाम कहां लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, यानी कि अपने डेटा स्टोरेज का नाम आप यहां पर लिख देंगे। अब ये समझ गया। टर्मिनेट क्या है, ये आपकी जो प्रोसेस को क्या है एंड को शो करता है। आपको सारे कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। रेक्टेंगल के द्वारा आपको एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, किसी सर्कल या फिर बबल के द्वारा आपको प्रोसेस को शो करना है, और एरो के द्वारा क्या करना है, आपको डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करना है। और डेटाबेस क्या होगा, 2 पैरेलल आपकी लाइन होंगी और जो भी डेटा डिवाइस आपने यूज की है डेटा को स्टोर करने के लिए उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे। टर्मिनेट जो आपको बताएगा कि आपका डेटा यानी कि जो आपका प्रोसेस कंप्लीटली क्या आ गया, वो एंड हो गया। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर एंटिटी क्या होता है, ठीक है। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी जो होते हैं आपके इंफॉर्मेशन, एंटिटी क्या होते हैं यार आपके इंफॉर्मेशन या डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं, सोर्स और
डेस्टिनेशन होते हैं, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है वो कहां से आ रहा है और कहां को जाएगा, यानी कि वो कहां से इनपुट लेगा और कहां पर उसका आउटपुट रिप्रेजेंट होगा। तो यदि आप इनपुट या फिर आउटपुट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एंटिटी का वहां पर यूज करेंगे। या हम कह सकते हैं कि डेटा के इनपुट या आउटपुट होते हैं, ये पॉइंट भी मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। आप इसे क्या कह सकते हैं कि डेटा के आप इसे इनपुट या फिर आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा, या तो आयत कह लीजिए हिंदी में, या फिर इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप इसे रेक्टेंगल के द्वारा क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटिटी कंपोनेंट है क्या, और एंटिटी कंपोनेंट हम डीएफडी के अंदर किस लिए यूज करते हैं। चलिए सेकेंड कंपोनेंट देखते हैं। जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, आपका प्रोसेस। सेकंड कंपोनेंट क्या है, आपका प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस क्या है कि आपका जो इनपुट है उसे आउटपुट में किस प्रकार से चेंज किया जाएगा, यानी कि उसके वहां पर कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। यदि आप उनको प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वहां पर प्रोसेस का यूज करेंगे। यानी कि प्रोसेस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करती है, या क्या है प्रोसेस का मेन काम क्या है, जो भी आपने इनपुट लिया उसे क्या करेगा, वो आउटपुट के अंदर ट्रांसफर करेगा। ये डेटा के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। यानी जो आपका डेटा है उसको कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे मैंने आपको बताया, या फिर किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाएगा या मैं आपको बात करते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, मैंने आपको बताया था क्या है, आप इसे सर्कल के द्वारा क्या है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर क्या है एक कोने वाले आयताकार आयतों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोने वाला आयताकार कैसे होगा, मान लीजिए आप आयत कुछ ऐसे बनाए, पहले आप ऐसे बनाते हैं ना, तो ये जो कोने है इसको आप गोल कर दीजिए, इस तरीके थोड़े से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर गोल कर दीजिए। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तब भी क्या होगा, वो आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनाना है आपको, ऐसे नहीं बनाना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। यदि आप ऐसे बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटिटी बन जाएगा। ये क्या करना है, ये जो आपके गोले से क्या करना है, यहाँ पर कर्व रखना है, थोड़ा सा यहाँ से ये कर्व रहेंगे सब, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका क्या है, डेटा फ्लो, ठीक है। अब डेटा फ्लो क्या बताता है, ये बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी आपने प्रोसेस यूज किए हैं वो इन प्रोसेस के अंदर आपका डेटा किस पॉइंट से यानी किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। मान लीजिए आपके पास दो प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। आपने कोई डाटा ट्रांसफर किया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रोसेस 1 ने डाटा सेंड किया है या फिर प्रोसेस 2 ने डाटा सेंड किया है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वहां पर डायरेक्शन दे देते हैं अपने एरो को, उससे पता लग जाता है कि हमारा किस प्रोसेस से डाटा आ रहा है और किस प्रोसेस के अंदर वो जा रहा है। यानी कि यह सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपका मटेरियल है उसको ट्रांसफर या फिर शो करता है। इसे एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा, एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका ये क्या है, आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या है कि आप जब भी क्या अपने डाटा को किसी भी फाइल या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में क्या है स्टोर करना चाहते हैं और उस डाटा को क्या है आप कभी फ्यूचर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस का यूज करेंगे। यानी कि प्रोसेस डेटाबेस का प्रयोग डेटा फाइल या फिर अन्य रूपों में क्या है फ्यूचर में प्रयोग होने वाले स्टोरेज डेटा के लिए किया जाता है। जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डेटाबेस इज यूज्ड, यानी डेटाबेस का आप यूज करेंगे टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के इन द फॉर्म ऑफ फाइल, या तो आप इसे फाइल की फॉर्म में कर सकते हैं या फिर कोई अदर फॉर्म या किसी दूसरी फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फॉर लेटर यूज, यानी कि उसको बाद में यूज करने के लिए वी कैन यूज द डाटा लेटर ऑन, यानी क्या है उस डाटा को क्या है जो हम डाटा सेव करके रखा है जब हम उसको नीड होगी उस डाटा को क्या है यूज कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू पैरेलल लाइन, मैंने आपको बताया किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इन्हें दो पैरेलल लाइन के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और नेम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस कैन बी रिटन इन बिटवीन दीस लाइन, और जो डिवाइस यहाँ पर डाटा को स्टोर कर रही होगी उस डिवाइस का नाम क्या लिखेंगे, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे। अब आपको सारे कंपोनेंट धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टर्मिनेट, टर्मिनेट क्या है, जो टर्मिनेट होता है इट एन एक्सटर्नल एंटिटी, ये क्या है आपकी एक एक्सटर्नल एंटिटी होती है। विच कम्युनिकेट विद द सिस्टम बट नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ये क्या है आपकी एक एक्सटर्नल एंटिटी होती है जो आपके सिस्टम के साथ तो कम्युनिकेट करती है लेकिन एक्चुअल में आपके सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। इट इज आउटसाइड एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम, ये क्या है आपके सिस्टम का क्या है एक आउटसाइड एलिमेंट होता है। अब सर कितने लेवल के डीएफडी होते हैं, कितने लेवल के आपके डीएफडी होते हैं, तो बेसिकली आपके डीएफडी कितने होते हैं, 3 लेवल के होते हैं। कौन कौन सा, आपका जीरोथ लेवल, जीरोथ लेवल डीएफडी हो गया, आपका फर्स्ट लेवल डीएलडी हो गया और आपका सेकंड लेवल डीएलडी हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेवल और सेकंड, ठीक है, ये क्या है डीएफडी। अब जब हम डीएफडी को बनाएंगे, जब हम डीएफडी को मतलब बनाएंगे यानी कि इसको क्रिएट करेंगे तो हमें कौन कौन से रूल्स को याद रखना है। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली बना लेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी हम अपने डीएफडी बनाएंगे तो हमें कौन कौन से रूल्स याद रखने। तो आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ईच प्रोसेस शुड हैव एट लीस्ट
वन इनपुट एंड वन आउटपुट, यानी कि जितने भी आप डीएफडी के अंदर प्रोसेस को यूज करेंगे वो एट लीस्ट क्या है आपका एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट देंगे। मान लीजिए कुछ आपने प्रोसेस बनाया है, जो ये प्रोसेस है इसके अंदर एक डाटा तो इन होना चाहिए और एक डाटा आपका आउट होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है आपका प्रोसेस। एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। यदि आपने कहीं पे प्रोसेस यूज किया है तो उसके अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट वहां पर शो होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ईच डाटा स्टोर शुड हैव एट लीस्ट वन डाटा फ्लो इन एंड वन डाटा आउट, यानी कि यदि आपने कहा है कहीं पर भी क्या है डेटाबेस का यूज किया है तो इसके अंदर क्या है आपका एक डाटा क्या होना चाहिए एंटर होना चाहिए और दूसरा डाटा क्या है वहां से एग्जिट होना भी चाहिए। ये रूल आपको याद रखना है। पहला रूल क्या है कि यदि आपने कहीं पर भी प्रोसेस का यूज किया है, कहीं पर भी आपने किसी प्रोसेस का यूज किया है तो उस प्रोसेस में एटलीस्ट एक इनपुट आना चाहिए और एक उसका आउटपुट जाना चाहिए। और आपने कहीं पर डेटा स्टोरेज का यूज किया है तो उसके अंदर आपका एक डाटा इन होना चाहिए और आपका एक डाटा आउट होना चाहिए। दोनों रूल्स आपको याद हो गए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेटा स्टोरेज इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस, यानी कि डेटा स्टोर इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस, यानी कि जब भी आपने क्या है डेटा को स्टोर किया है, या तो जब मान लीजिए आपने ये डेटा स्टोर है यहां पर, ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस के द्वारा अटैच होना चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या है डेटा आपका फ्लो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल प्रोसेस इन अ डीएफडी गो टू अनदर प्रोसेस और डेटा स्टोर, यानी कि हम यहां पर जितने भी प्रोसेसर यूज करेंगे, आपने यहां पर जितने प्रोसेस यूज किए हैं या तो उनका डाटा किसी भी क्या है, या तो उनका डाटा आपके किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए या फिर क्या है किसी भी डेटा स्टोरेज के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। कि आप यहां पर डीएफडी के अंदर जितने भी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे प्रोसेस बनाएंगे तो वो या तो किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर डाटा ट्रांसफर करेंगे या फिर किसी डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे अपना डाटा ट्रांसफर करेंगे। तो आपको ये चार रूल याद रखने हैं। ये क्या आपका रूल नंबर 1, ये क्या रूल नंबर 2, ये क्या आपका रूल नंबर 3 और ये क्या आपका रूल नंबर 4। तो आपको ये चार रूल याद रखने हैं। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लेवल 0 डीएफडी किसे कहते हैं। लेवल 0 डीएफडी क्या होता है, जो आपका लेवल 0 डीएफडी होता है, अब इसके अंदर आपके कितने प्रोसेस यूज किए जाते हैं। जो आपका लेवल 0 डीएफडी है इसके अंदर केवल आपका एक ही प्रोसेस यूज किया जाता है और उसी पर क्या है आपके सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं आप, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक ही प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कितने होंगे, एक ही प्रोसेस होंगे और इनपुट और आउटपुट केवल इसी एक ही प्रोसेस से जुड़े हुए, यानी कि इनपुट भी आपका इसी पे जाएगा और आपका आउटपुट भी इसी पे जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बना के देखते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है कि आप जब भी क्या है किसी भी अपने ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है उसको मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये क्या होगा, यहां पर क्या करेंगे हम दो एंटिटी यूज करेंगे। कितनी एंटिटी यूज करेंगे, दो एंटिटी यूज करेंगे और एक प्रोसेस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रोसेस कितने होंगे इसके अंदर, एक ही प्रोसेस होगा और एंटिटी मान लीजिए मैं दो बना ले रहा हूं यहां पर। ये तो क्या है आपका रिजर्वेशन, ठीक है, ये क्या है आपका यूजर और ये क्या है आपका टिकट प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यदि मैं इस आपसे पूछूं ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एंटिटी, ये क्या है आपकी एंटिटी और ये क्या है आपका प्रोसेस, ठीक है। आपको याद रहेगा ना, यदि हम किसी को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या रहता है हमारा एंटिटी, और यदि हम उसे सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रहता है हमारा प्रोसेस। तो मैंने बताया कि जो आपका लेवल 0 डीएफडी है उसके अंदर कितने प्रोसेस होंगे, एक प्रोसेस होंगे। तो क्या मैंने इसके अंदर 4 बनाए हैं, एक ही बनाया ना, तो आपको याद रखना है। अब इसके अंदर इनपुट कैसे जाएगा, मान लीजिए जो भी यूजर है जिस टिकट को अपना बुक करना चाहता है वो पहले क्या करेगा, उस बुक की डिटेल फिल करेगा, ये क्या है आपकी डिटेल, जो आपने डिटेल दी है वो वहां पर क्या होगी प्रोसेस होगी, डिटेल क्या होगी आपकी, डिटेल क्या होगी आपकी प्रोसेस होगी। जब प्रोसेस हो जाएगी और आपको पता है मतलब जो आपने टिकट के लिए कहा है कि मुझे यहाँ से सपोज यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, तो आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए आप क्या करेंगे, बताएंगे कि मुझे इस ट्रेन से जाना है
ठीक है, और मुझे इतने नंबर ऑफ टिकट चाहिए, तो ये प्रोसेसिंग होगी और क्या होगा रिजर्वेशन पे, वो क्या होगा जितने भी आपको टिकट होंगे वहां पर क्या कर दिए जाएंगे, आपके प्रोसेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो भी आपका है वहां पर क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे क्या होगा, एक आपका आउटपुट तैयार हो गया होगा। और फाइनली क्या है, आपको कंफर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि आपका टिकट बुक हो चुका या फिर नहीं हुआ। ठीक है ना, क्या करना है कि यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस यूज किया है, इससे इनपुट कनेक्ट किया, इससे हमने आउटपुट कनेक्ट किया। सबसे पहले यूजर जिस टिकट को बुक करना चाहता है, ट्रेन नंबर से जाता है, कितने नंबर ऑफ टिकट चाहिए, वो अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करेगा। ये डिटेल कहाँ पर जाएंगे, आपके रिजर्वेशन पे जाएंगी। रिजर्वेशन क्या करेगा, आपके टिकट चेक करेगा और आपके ट्रेन नंबर चेक करेगा। यदि आपके टिकट खाली है तो आपके टिकट को बुक कर देगा, प्रोसेस कर देगा। ठीक है, और फाइनली क्या कर देगा, आपको एक आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, कंफर्मेशन दे देगा कि आपके टिकट बुक हो चुके हैं या फिर नहीं। सीट खाली होंगी तो बुक हो जाएंगे, सीट नहीं खाली होंगी तो टिकट नहीं बुक हुए होंगे। समझ में आ गया आपको जीरो लेवल डीएफडी? या इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए ये दूसरा एग्जांपल है आपका, ये क्या है आपका स्टूडेंट, क्या है आपका स्टूडेंट। अब जब हम लाइब्रेरी के कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हमारे पास क्या रहती है, लाइब्रेरी रहती है। क्या लाइब्रेरी के अंदर हम बुक ऐसी उठा के ले आते हैं जिसका हमारा मन करता है? नहीं ले आते ना, पहले हम बुक्स निकालेंगे, बुक्स निकालने के बाद किसे जाएंगे, अपने लाइब्रेरी असिस्टेंट के पास जाएंगे। वो क्या करेगा, हमारी बुक की डिटेल को फिल करेगा कि इस बच्चे ने इस डेट के लिए क्या है ये बुक ली है और कब रिटर्न करेगा ये भी उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक ये स्टूडेंट है, जो ये स्टूडेंट है ये क्या है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है आपका एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अब जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है यहां पर क्या होगा, आपका असिस्टेंट होगा। ये क्या है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट है, वो चेक करेगा जिस बुक के लिए आप कह रहे हो कि लाइब्रेरी के अंदर ऐसे नहीं कि बहुत सारी बुक रहती है, कभी कभी रहता है कुछ बुक एक बार में सॉर्ट हो जाती है। मान लीजिए आप सी प्रोग्रामिंग की बुक चाहते हैं और आपकी लाइब्रेरी के अंदर 4 ही बुक हैं, वो पहले से कोई स्टूडेंट लेके गया हुआ है, तो क्या आप वहां पर आपको बुक अलॉट हो पाएगी? नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर है कि जो स्टूडेंट बुक की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, आपका एलएमएस के पर जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा, जो आपका असिस्टेंट है वो चेक करेगा क्या बुक अवेलेबल है। यदि बुक अवेलेबल है तो क्या कर देगा, वो डिटेल क्या कर देगा, वहां पर ऐड कर देगा। ठीक है, अब डिटेल ऐड करने के बाद क्या कर देगा, उसको रिस्पॉन्स कर देगा, आपको रिस्पॉन्स कर देगा क्या कि अब यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, आप क्या उसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कि जीरो लेवल डीएफडी आपका कैसे वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं लेवल 1 डीएफडी। ठीक है, लेवल 1 डीएफडी क्या है, लेवल 1 डीएफडी जो आता है आपका, जो आपका जीरो लेवल डीएफडी है उसका क्या है, एक आपका एक्सटेंडेड वर्जन है। वहां पर आपके कितने प्रोसेस थे, वहां पर आपके कितने प्रोसेस हो सकते थे, केवल एक प्रोसेस हो सकता था। यहां पर आपके मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके अंदर भी एक प्रोसेस हो, लेकिन क्या है मल्टीपल प्रोसेस होने के बाद क्या है, जो आपका प्रोसेस है उसकी यहां पर क्या है ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें मल्टीपल प्रोसेस होती है। ठीक है, पूरी प्रोसेस को कई सब प्रोसेस के अंदर क्या है विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इसे डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे सब। फिर से ये क्या है आपका स्टूडेंट है, क्या है आपका ये स्टूडेंट है। अब जो ये स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, ये क्या है रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, बुक के लिए। किससे, आपका एलएमएस। ये क्या है आपका लाइब्रेरी क्या है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है आप इसको यहां से रेज कर लेना, कभी आप इसको कनेक्ट मान लो, कनेक्ट नहीं है। ये क्या है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। आपके पास इसके पास क्या रहता है, एक असिस्टेंट रहता है। कौन रहता है इसके पास, आपने देखा होगा सभी की आपकी लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट होता है, सभी की लाइब्रेरी में होता है। ये क्या है आपका ये क्या है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट। जो आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट है वो क्या चेक करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा किसके अंदर, अपने
डेटाबेस के अंदर क्या चेक करेगा? आपके बुक की डिटेल। क्या चेक करेगा? आपके बुक की डिटेल को चेक करेगा। क्या जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी, अगर अवेलेबल होगी तो आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, यदि अवेलेबल होगी तो आपको वहां से मिल जाएगी, यानी कि ये सीधे कहां पर कनेक्ट हो जाएगा? आपके स्टूडेंट से। ये क्या है? आपका रिस्पॉन्स। क्या है आपका? ये रिस्पॉन्स। अगर नहीं होगी तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? अगर नहीं होगी तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये करेगा नोट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल क्या है? इसको दोबारा डायग्राम समझते हैं कि ये स्टूडेंट है, ये किसी बुक को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट किससे करता है? आपका एलएमएस से करता है। एलएमएस क्या? आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए कौन है? आपके पास एक लाइब्रेरी असिस्टेंट है। तो जो बुक की आपने डिटेल फिल की है, क्या करेगा? जो आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट है वो क्या करेगा? जो आपकी बुक डिटेल है उसको चेक करेगा, क्या वो अवेलेबल है। यदि वो अवेलेबल है तो लाइब्रेरी असिस्टेंट को रिस्पॉन्स मिल जाएगा और क्या कर देगा? वो स्टूडेंट को क्या कर देगा? अलॉट कर देगा। अगर आपकी बुक क्या है? अवेलेबल ही नहीं है। यदि आपकी बुक क्या है? अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेगा? वो आपको एक फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्या है? नॉट अवेलेबल, यानी कि आपकी बुक क्या है? अब यहां पर अवेलेबल नहीं है। आपको सेकंड यानी कि फर्स्ट लेवल डीएफडी भी अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड लेवल डीएफडी क्या होता है। ठीक है ना, यह प्रोसेस की अधिक जानकारी प्राप्त कराता है, यानी कि जितने भी आप यहां प्रोसेस करेंगे उसकी प्रोसेस क्या है? आपको ये और ज्यादा डिटेल क्या करेगा? आपको प्रोवाइड करेगा। यह प्रोसेस की अधिक डिटेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका उपयोग सिस्टम के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, यदि क्या है आप किसी भी सिस्टम में क्या है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है रिकॉर्ड करना चाहते हैं या प्लान बनाने के लिए, या फिर क्या है आप उस स्ट्रक्चर को बनाने का कोई प्लान कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप लेवल 2 डीएफडी का यूज करेंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कैसे समझेंगे कि मान लीजिए ये क्या है? आपका स्टूडेंट है, ये क्या है? आपका यहां पर भी मैं यहाँ पर कॉमन एग्जांपल बार बार स्टूडेंट का इसलिए ले रहा हूं कि आपको एक बार में सारे जितने भी एग्जांपल है आपसे एक दूसरे रिलेट रहेंगे, तो आप उसे एक बार में अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए मैं हर बार यहाँ पर क्या डिफरेंट चीजें यूज करूँ तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो। अगर आपको ये टॉपिक समझने के बाद भी क्या है कि आपको एक दो एग्जाम्पल और चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो पहले आपको डीएफडी के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका लेवल 2 डीएफडी क्या है। ये क्या है आपका? फिर से मैंने बताया कोई यूजर या फिर स्टूडेंट, ये भी क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। किसके लिए? बुक के लिए। क्या करेगा? और रिक्वेस्ट करेगा, यदि बुक मिल जाएगी तो नीचे क्या मिलेगा? इसे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब कैसे कैसे करेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या कहेगा? ये गेट बुक। इसे क्या है? ये बुक चाहता है। ठीक है, हो सकता है जो ये बुक की डिमांड कर रहा है वो पहले से क्या है, वो जैसे ही एंटर करे वो किसी रो के अंदर क्या हो, वहां पर पहले से ही प्रेजेंट हो। यदि वो पहले से ही रो के अंदर प्रेजेंट होगी तो क्या है, उसे डायरेक्टली वो मिल जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? वो क्या करेगा? फाइंड द पोजीशन। क्या करेगा? अपनी बुक की पोजीशन को चेक करेगा। फाइंड पोजीशन। ठीक है ना, फाइंड करेगा पोजीशन किसकी? आपकी बुक की। अब ये कैसे उसको चेक कर सकता है? कैसे चेक कर सकता है मैं आपको बताता हूं। ये उसको कैसे चेक करेगा? मान लीजिए पहले यहां पर आप लिख लेते हैं ऑथर। भाई बुक को लिखने वाला कोई ना कोई ऑथर तो होता ही है। ठीक है, अब जो ऑथर है उसका भी क्या होगी? आपके पास क्या होंगे? एक ऑथर तो होगा नहीं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, पता नहीं कितने ऑथर ने बुक्स लिख रखी होंगी। तो ये क्या होगी? आपके पास ऑथर आपके पास क्या होगी? ऑथर की लिस्ट होगी। चेक करेगा, अवेलेबल है तो भाई रिस्पॉन्स कर दो, यदि नहीं है तो मना कर देगा। ठीक है, ये क्या बेसिकली आपका क्या है? ये डेटाबेस। मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका डेटाबेस होता है। क्या है? हम जिसे दो पैरेलल लाइन के से रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं वो हम क्या पैरेलल लाइन के बेस में लिखते हैं। या तो वो ऑथर से चेक कर सकता है। अब ऑथर से नहीं मिली तो बुक हो सकता है क्या है उसका क्या दिया रखा हो? टाइटल दे रखा हो।
टाइटल दे रखा हो। अब जैसे टाइटल दे रखा है तो सर टाइटल की लिस्ट भी तो होगी, हाँ जरूर होगी। क्या होगी आपके टाइटल की लिस्ट भी होगी। अब फिर से भाई यदि टाइटल के थ्रू में सर्च किया है, यदि मिल जाएगा तो दैट्स गुड्स, अगर नहीं मिलेगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बुक अब उसे या तो ऑथर या फिर टाइटल के थ्रू क्या है मिल गई है, यहाँ है जो आपके बुक से या तो ऑथर या फिर टाइटल से क्या है उसे मिल गई है, तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, यहां पर क्या बनेगा आपकी एक और मतलब प्रोसेस बनेगा। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बोरो लिस्ट क्या है आपकी ये बोरो लिस्ट, जो रिप्रेजेंट करेगी कि किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक क्या है वहां पर अपने ऊपर अलॉट कराई है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी बाई डायरेक्शनल होगी। यहां पर क्या होगा, एक तो स्टूडेंट का नेम होगा। अब कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक ली है वो भी तो लिखेंगे यहां पर। यहां पर क्या होगा आपका बुक की डिटेल होगी, ठीक है। अब ये बुक की डिटेल जो है इसका भी तो एक डेटाबेस होगा। अब ऐसा कोई है कि कोई भी आएगा और बुक लेकर चला जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा बुक किसने ली है, तो इसका भी क्या होगा एक अपना डेटाबेस होगा। तो ये क्या है आपका बोरो लिस्ट, क्या है आपकी बोरो लिस्ट, क्या होगी यहां पर अपडेट होगी, मतलब किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक ली है और कब ली है। अगर ली है बुक उसने मतलब यहां से इशू करा ली है तो कब वो उसको रिटर्न करेगा, तो वो क्या करेगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बचेगा, ये क्या होगा आपका एक और एंटिटी है जो क्या है आपकी डिस्प्ले करेगी, ठीक है। जो डिस्प्ले करेगी आपको बताएगी जो आपका स्टूडेंट है उसने क्या चीज ली है, मतलब कौन सी बुक ली है कौन सी नहीं ली, आपका फाइनली रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका सेकंड लेवल क्या है, डीएफडी क्या है। यहाँ पर एक यूजर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी बुक के लिए, तो हो सकता है जो बुक को लेने जाए वो सामने से रो के अंदर मिल जाए तो डायरेक्टली ले लेगा। अगर नहीं मिली तो क्या करेगा उसको ढूंढेगा। अब जो आपका वहां पर जो मतलब जो लैब असिस्टेंट होता है वो चेक करेगा भाई, या तो आपसे पूछेगा कि यदि आपको बुक का टाइटल बता दो वो बता दो, मुझे सीएस ब्रांच की चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच की चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की चाहिए। अगर आप नहीं बता तो यदि आपको ऑथर का नाम पता किसने लिखी आप वो बता दो, सर्च करने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो फाइंड करने के लिए आपके पास दोनों लिस्ट में चेक कर लेगा, अवेलेबल होगी तो आपको दे देगा। यदि आपको बुक मिल गई, यदि आपको बुक मिल गई जो अपने सिस्टम उसका होगा वो वहां पर अपडेट भी तो करेगा। तो ये क्या है आपकी बोरो लिस्ट है जो आपको बाद में डिस्प्ले होगी कि आपने कौन सी बुक कब ली थी और किस स्टूडेंट ने ली थी। तो अब ये क्या है आपका सेकंड लेवल डीएफडी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो भी हमारे प्रोसेस है उस प्रोसेस की हमारे पास क्या है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यदि मैं पहले की बात करूं, यदि क्या है आपका जो आपका जीरोथ लेवल डीएफडी है, यहाँ वाले क्या है बस टिकट की प्रोसेसिंग हो रही है, ये नहीं पता किस चीज की प्रोसेसिंग हो रही है, नंबर ऑफ टिकट कितने नहीं पता, सीट अवेलेबल है नहीं पता, क्या आपने मोर डिटेल दी है नहीं दी ना कोई भी लिस्ट। लेकिन जो हम क्या है सेकंड लेवल डीएफडी यानी कि जो आपका सेकंड लेवल डीएफडी है इसमें क्या आपके प्रोसेस की क्या है आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक्स अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको टॉपिक पसंद आए और वीडियो भी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा हमारा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कि आपको ये टेलीग्राम पर ये आपकी पीडीएफ मिलेगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगी, ठीक है। और आप हमारी पोस्टिंग के लिए क्या है आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये पीडीएफ आपको कैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।